नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग अक्टूबर मंथ की विजन मैगजीन को कंप्लीट कर रहे थे, जो स्टेट परीक्षा और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण मैगजीन मानी जाती है। हमने इस सेक्शन में अपना पहले जो लॉन्ग न्यूज थी जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में थी, वो हमने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना इसी यानी इकोनॉमिक के सेक्शन जो संक्षिप्त जो शॉर्ट न्यूज आती हैं, संक्षिप्त सुर्खियां आती हैं, इनको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चलिए आज प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज भी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं विजन मैप्स यानी करंट और ट्रेडिशनल दोनों पढ़ रहे हैं, जिससे हम कम से कम किसी भी परीक्षा में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के क्षमता में हो जाएं कि हमसे ज्यादा कोई न कर पाए। अगर क्योंकि आपने पूरा लोकल सीरीज पूरी कंप्लीट की है तो आपके 100 क्वेश्चन अगर जीएस के आ रहे हैं तो 70 से 65 कहना ज्यादा सही रहेगा, 65 से 70 क्वेश्चन उसी में से या तो एक्सप्लेनेशन से या हूबहू वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वहां से हो जाएगा। प्लस आपका करंट जो कि विजन मैगजीन से कंप्लीट हो रहा है वो हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ लिस्ट लिस्ट से जो अपने आप को सर्वोच्च पाएंगे और आपके चयन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त सुर्खियां देखने जा रहे हैं। अवधारणित अवधारित श्रम बल सर्वेक्षण जो है वो आया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। पीएलएफएस की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े मुख्य जो संकेतों होते हैं, जैसे एल एफ पी आर, डब्ल्यू पी आर व यू आर का निम्नलिखित आधार पर अनुमान लगाना। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि सी डब्ल्यू एस, जो है आपका यानी करंटली वीक स्टेटस, क्या कहते हैं इसे? करंटली वीक स्टेटस में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह की अल्पकालीन समय अंतराल पर मुख्य रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देने वाली, ये हाईलाइट करने पर चलेगा। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि करेंटली वीकली जो स्टेटस होता है वह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह की अल्पकालीन समय अंतराल पर मुख्य रोजगार और बेरोजगारी संकेत का अनुमान होता है। सीडब्ल्यूएस क्या होता है? केवल शहरी क्षेत्र के लिए होता है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए होता है। अब उसके बाद वर्तमान रूप से ग्रामीण और शहरी लोग दोनों क्षेत्रों में समानता स्थिति तथा करंट वीकली स्टेटस दोनों में रोजगार और बेरोजगार संकेत का अनुमान लगाना है। अब पीएलएफएस के जो मुख्य प्रमुख संकेतक उनके बारे में देखेंगे। श्रम बल भागीदारी दर देखेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे यानी कि LFPR देखेंगे, या कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। यानी कुल आबादी मान लीजिए कि 100 है, लेकिन उसमें श्रम बल में 30 लोग ही लगे हुए हैं, तो ये सिर्फ 30 लोग का ही एक गणना करने वाला एक अनुमान रेट है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोगों या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल होते हैं। यानी काम करने की जिनके अंदर इच्छा हो प्लस जो काम कर रहे हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे। श्रम जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेट जो देखेंगे, रेशियो देखेंगे, या कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत होता है। यानी श्रमिक जनसंख्या वह होती है, अनुपात होता है। मान लीजिए 100 लोग हैं किसी क्षेत्र में, उसमें से 10 लोगों को रोजगार प्राप्त है, तो वो किसमें आएंगे? वो आएंगे श्रमिक जनसंख्या अनुपात में आएंगे, प्रतिशत के हिसाब से आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब है बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है वो देख लेते हैं। इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्ति के प्रतिशत को, सपोज करिए कि
जो बेरोजगार मान लीजिए 100 लोग हैं, सपोज करिए कि 100 लोग हैं जनसंख्या में, उसमें से 30 लोग को रोजगार प्राप्त है, लेकिन उन्हीं 30 में से 3 लोगों को उसी रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं, रनिंग को वर्क। तीन का 30 का 3% कितना हो गया? 10% हो गया। तो 10% लोग क्या हो जाएंगे? 10% लोग ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये वही कहना चाह रहा है कि 10% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में, श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब कार्यकलाप में स्थिति यानी एक्टिविटी जो होता है, स्टेटस होता है, वो देखेंगे। यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्थिति देखते हैं। सामान्य स्थिति ये क्या है? कार्य गतिशील कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से पहले, सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 365 दिन के संदर्भ अवधि पर के आधार पर किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है? कार्य गतिविधियों का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सप्ताह के दिन के संदर्भ अवधि के आधार पर होता है। यानी आज जो डेटा प्रकाशन होगा, तो इससे एक हफ्ते पहले का डेटा प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि एक हफ्ता बाद का डेटा इसमें प्रकाशित किया जाता है। ये देखिए, एलएफपीएस के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? एलएफपीएस यानी कि कुल ग्रामीण, शहरी और पुरुष और महिला। अब देखेंगे 2017-18 में देखेंगे वो 49.8 था, वहीं 22-23 में देखेंगे वो 57.9, यानी कि जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 50% के लगभग था, अब 60% से ज्यादा, तो ये भी बढ़ रहा है। शहरी में भी आप देखेंगे ये बढ़ रहा है, और पुरुषों में भी ये बढ़ रहा है, और महिलाओं में भी ये रेट बढ़ रहा है। अब 2017 यानी कोविड से पहले और कोविड के बाद के कार्यकाल की बात हो रही, 5 वर्षों की मिलाकर। अब WPY यानी वीकली वाला देखेंगे, इसमें कुल कितना है? ये भी जो है बढ़ रहा है। 46 से था, अब 46 से 56 हो गया है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कुल 6% था, अब 3.2% हो गया। एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, हम लोग ने देखा था एम्प्लॉयमेंट रेट से मतलब क्या था कि जो लोग श्रम कर रहे थे उसमें से कितने बेरोजगार हो गए, वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है। तो वो दिखा रही कम हो गया है। जो लोग कर रहे थे उनको नौकरी मिल रही है, अब जो पहले से कर रहे थे उसमें गिरावट आई है, ये दिखा रहे हैं। है। दूसरा सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, बॉन्ड यील्ड। ये आपका बेसिक का भी पोर्शन से मैच करेगा और करंट के पोर्शन से भी मैच करेगा। बॉन्ड यील्ड हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया है। फिर एक टर्म आया है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसी चैनल पे कुछ दिन बाद जो है इकोनॉमिक्स का, यूपीएससी और स्टेट परीक्षा में जितने भी आते हैं इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन में कंप्लीट करूंगा, पर वो पूरा लोकल सीरीज में नहीं होगा, वो नोट्स के सीरीज में होगा, तो हम नोट्स में पढ़ेंगे। अब इसमें आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि 2019 या मुझे याद 2020 या 18, तीनों में से किसी एक वर्ष में ये यूपीएससी प्रीलिम से पूछा गया था कि ओपन मार्केट क्या है। आप उसको रिपीट करिएगा, वो भी आपको भी पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ओपन मार्केट स्कीम, ये आप हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़ाकर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई बाजार में रुपए की तरलता बनाए रखने के लिए ओपन मार्केट स्कीम का उपयोग करता है। अब आ रहा है, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण लिखित होता है, अर्थात यह बाजार से ऋण लेने का एक साधन है।
इसे खरीद कर कोई निवेशक किसी इकाई, आमतौर पर कॉरपोरेट या सरकार को पैसा उधार देती है। इससे बॉन्ड जारीकर्ता को निर्धारित अवधि के लिए फ्लोटिंग दर या निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको आप देखेंगे, या तो होगा फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। और आप देखेंगे या तो फिक्स्ड ब्याज दर पे आपको मिलेगा, तो इसमें दोनों ही सुविधाएं होती हैं। एक मिनट का उपयोग कंपनी, नगरपालिका, राज्य और संप्रभु सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कंपनी अपना बॉन्ड निकाल रही है, तो वह जो मार्केट से जो पैसा उठाएगी और किसी कार्य योजना में लगाएगी, उससे उन्हें प्रॉफिट जो मिलेगा वो सभी में वितरित किया जाएगा। नगर पालिका तब किसी कार्य को करने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनवाने के लिए, जिससे बाद में वहां से धन उपजाई हो सके, तो नगर पालिका भी ऐसे बॉन्ड निकालती है। राज्य सरकार अपने कार्य को और प्रगति देने के लिए भी बॉन्ड निकालते, साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो है सरकारें भी निकालती हैं देश के विकास के लिए, वित्त को इकट्ठा करने के लिए ये करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली व्यापार योग्य लिखित या साध्य होते हैं। यह सरकार की ऋण संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं। ये प्रतिभूति अल्पावधि तथा दीर्घ अवधि की होती है। ऐसी प्रतिभूति जिनकी मूल परिपक्व अवधि यानी मेच्योरिटी 1 वर्ष से कम होती है, उन्हें आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इसी प्रकार जिन प्रतिभूतियों की मूल परिपक्व अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक की होती है, उन्हें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पेपर मिल रहा है आपको बॉन्ड के तौर पे, लिखित तौर पे ये एक बॉन्ड बना दिया गया है। इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार या कंपनी होती है, उन्होंने लिख दिया कि मैं इतने दिन के लिए इतना पैसा लेना चाहती हूँ। अगर वह 365 दिन से कम है, इसी पत्र को इसमें लिखा रहेगा कि ये ट्रेजरी है। यहाँ यहीं पर लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया ये ट्रेजरी है। वहीं आप इसी तरह में देखेंगे, अगर ये 365 दिन से ज्यादा रहा, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड। है एक ही चीज, लेकिन समय अवधि के दौरान ये बदलता है। ये याद रखिएगा कि इसे ट्रेजरी कहते हैं और किसे बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि हो सकता है ऐसे ऑप्शन बना दें कि बॉन्ड से क्या तात्पर्य है, ट्रेजरी और कहते हैं बॉन्ड में क्या अंतर है। पहला लिख दें, तेजरी वह कहते हैं मूल्यांकन पत्र या वित्त जुटाने का साधन होता है जिसकी समय अवधि 365 दिन से ज्यादा होती है। और दूसरा ऑप्शन बना दें कि बॉन्ड वो होते हैं जिनकी अवधि 365 दिन से कम होती है। अब नीचे लिख दे हेड बना के, उपयुक्त में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, ए बी सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो इस प्रश्न में क्या आंसर होगा, इस प्रश्न में होगा ना ही ए सही है ना ही बी सही है। क्योंकि 365 दिन की अवधि किसमें होगी, 365 दिन की कम से अवधि वो ट्रेजरी में होगी, 365 दिन से ज्यादा की अवधि किसमें होगी, वो आप देखेंगे बॉन्ड में होगी। तो इस तरह की ये कंपेयर करके याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बॉन्ड यील्ड एक रिटर्न है जो एक निवेशक जो एक निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। अब है, जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीदता है, तो वह अनिवार्य रूप से बॉन्ड जारीकर्ता को पैसे उधार देता है। बदले में बॉन्ड जारीकर्ता बॉन्ड के पूरे जीवन काल में निवेशकों को ब्याज का भुगतान करता है और परिपक्व अवधि पर बॉन्ड में अंकित मूल्यों को चुकाता है। निवेशक जो पैसा कमाते हैं उसे यील्ड कहते हैं। यानी कि जो निवेशक कंपनी, सरकार, राज्य सरकार और संप्रभु सरकार होते हैं, वो जो पैसा लेती है लोगों से, वो उधार जो होता लेती है उसे कहते हैं यील्ड कहते हैं। यील्ड को आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में जाना जाता है। जब बाजार में
ब्याज दर का स्तर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, जब बाजार में ब्याज दर स्तर बढ़ेगा, यानी कि लोग बॉन्ड की सेवा न कर किसी और कार्य में ज्यादा ब्याज देंगे, जैसे कि किसी माँ साहूकार या तुम साहूकार से शब्द हटाना चाहिए, या ऐसे समझिए कि कोई बैंक बोले कि आज से मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट पर 10% का रेट दूंगी, 10% का रेट दूंगी, और वहीं देखा जाए तो बॉन्ड में क्या मिल रहा है, 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, सब लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे, फिक्स करेंगे पैसा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक इसके विपरीत, जब ब्याज दर या मार्केट यील्ड में गिरावट आती है तो बॉन्ड की कीमत चढ़ जाती है। ठीक उसका उल्टा ही है। याद रखिएगा, जब मार्केट में ब्याज दर बढ़ जाती है तो बॉन्ड की कीमत गिर जाती है, और जब मार्केट में ब्याज दर कम हो जाती है तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा पैरा याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से फ्रेम हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका ये फ्रेम हो सकता है। यानी एक टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अभी आगे भी बचा है, आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इस मैगजीन को पहले पढ़ के आता हूँ, मैं इसमें सब ज्ञान लेके आता हूँ, फिर मैं उसको शॉर्ट वीडियो से, और भी चैनल्स पे होता है उसको शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आपके सामने ही पढ़ता हूँ उस चीज को, और उससे संभावित जितने भी प्रश्न होते हैं या होने की संभावनाएं बनते हैं, मैं वही ऑन द स्पॉट आपको तुरंत बताता हूँ। मैं औरों की तरह पहले से पढ़ के नहीं आता हूँ। मैं इसीलिए पूर्वावलोकन सीरीज को सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अनुमान लगा के आता हूँ, या उस सीरीज को पढ़ने पे ये ज्यादा अनुमान होता है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सब प्रश्न आ चुके हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर यूपीएससी से परीक्षाओं में आ चुके हैं तो निम्न परीक्षा, निम्न कोई परीक्षा नहीं होती, सभी का अपना एक कार्य स्तर होता है और सभी का एक अपना महत्व होता है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि यूपीएससी की परीक्षा में आ चुका है, तो इस तो ये जो प्रश्न उसने फ्रेम किए हैं उसी को थोड़ा सरल रूप में, निम्न परीक्षाएं जो होती हैं, जो यूपीएससी भारत में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मानी जाती हैं, उसके बाद स्टेट परीक्षाएं मानी जाती हैं, अगर मानविकी विषय से देखा जाए तो उन सब में बनने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं ऑन द स्पॉट पढ़ता हूँ, मैं पहले से पढ़ के नहीं आता कि बस मेन मेन ये बता दिया जाए और पता चला उसमें से कुछ फंसा ही नहीं। शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में या वीडियो की लेंथ कम करने के चक्कर में मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों प्रोवाइड करता हूँ। अब है दूसरा टॉपिक है, किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमतों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि बॉन्ड की जो यील्ड होती है उसकी कीमत की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड बढ़ जाती है, जब कीमत कम होगी तो यील्ड बढ़ जाएगी। ये इसका तो दिया गया है, चाहिए तो देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक है व्यापार और विकास रिपोर्ट। व्यापार और विकास रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विश्व और विकास संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्यापार और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र बाजार और विकास संगठन जो है, UNCTAD। याद रखिएगा, यही नाम पूछा जाएगा, शायद ये लिख के दे दे पेपर में, मुश्किल है, क्योंकि 2019 का जब आप प्रीलिम्स उठाएंगे तो उसमें पूछा है कि IMF की कोई एक रिपोर्ट थी, कि उस रिपोर्ट का नाम लिखा था, पूछा था इसको कौन निकालता है, ऐसे करके कोई प्रश्न था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग में नहीं, मतलब कि ऐसे पूरा संक्षिप्त नहीं लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, ये मुश्किल है। संभावना है लेकिन ये मुश्किल है। लिखेगा क्या, UN, यानी कि यूनियन नेशनल, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, वो ऐसे लिखेगा। तो ये भी शॉर्ट में नाम याद रखिए। अब उसके बाद है, इसके मुख्य बिंदु क्या, जो रिपोर्ट आई है व्यापार और विकास, व्यापार और विकास रिपोर्ट, इसके मुख्य बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को वैश्विक
अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है, साथ ही रिपोर्ट में इससे जुड़े कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या है इसमें? ये पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रही है बस। अब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? ये देखना बताना चाह रही है इसमें। 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2.4% रहने का अनुमान। पूर्व और मध्य एशिया को छोड़कर पूरे पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि 2022 के बाद धीमी हुई है। यानी कि पूर्वी तथा मध्य एशिया को छोड़ दिया जाए तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था की समृद्धि है 2022 में वो धीमी हुई है। याद रखिएगा कैसी हुई है? धीमी हुई है पूरे विश्व की। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है बना दे कि तेज हुई है। नहीं, तेज नहीं हुई है, धीमी हुई है। अब उसके बाद है गरीब देशों की ऋणग्रस्तता। गरीब देश की ऋणग्रस्तता, प्रमुख क्षेत्रों में धीमी समृद्धि एवं बहुपक्षीय संस्थाओं की ओर से संतोषजनक प्रक्रिया न मिलने के कारण जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं वे काफी चिंताजनक हैं। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अनुमान क्या है? भारत की आर्थिक समृद्धि दर 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। ये याद रखिएगा, 2024 में अनुमान कम किया गया है। अब तो कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर आता नहीं है ये वाला। भारत में निजी और सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ बाह्य क्षेत्रों में भी घरेलू विकास का योगदान दिया है। जून 2023 में बेरोजगारी दर 8.5% होना और बढ़ती असमानता भारत के लिए चिंताजनक विषय है। यानी कि विश्व में जहां एक ओर मतलब भारत में जहां एक ओर भारत के 10% लोगों के पास भारत की 50% से ज्यादा फैले धनराशि है, वहीं 90% लोग के पास धनराशि का अभाव है। तो ये असमानता की जो बिंदु है वो चिंताजनक बिंदु है। इससे सर्वसम्मति जो नहीं आती है। ऐसे में विकास तो होता है पर सतत विकास या समृद्धि नहीं देखी जाती है। अब है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यूएनसीटीएडी के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी उत्पत्ति और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में की गई। सदस्य कितने हैं? भारत सहित उसमें 195 सदस्य हैं। सौंपे गए कार्य जो है इसका कामकाज 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। व्यापार और विकास, निवेश और उद्यम, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा समष्टि अर्थव्यवस्था और विकास नीतियाँ। मुख्य कार्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक अधिक न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद करना। व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से विकासशील देशों में समावेशी और संधारणीय विकास लाना। देखिए, समृद्धि के साथ तात्पर्य होता है समृद्धि से तात्पर्य होता है कि आपकी आय तो बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता नहीं आ रही है। मतलब सबसे तात्पर्य हो रहा है आय तो बढ़ रही है, गुणवत्ता भी आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं पूरी तरह विकास की संभावनाएं कम है। तो वहीं समावेशी में क्या होता है कि आपकी समृद्धि भी हो रही है, सतत विकास भी हो रहा है और आपका जो मानवीय की जीवन है वो भी उच्च स्तर पर जा रहा है। तो वो समावेशी यानी सबका समावेशन हो रहा है उसमें, तो वो समावेशी और संधारणीय विकास के अंतर्गत आता है। जब मैं इकोनॉमिक्स सेक्शन कंप्लीट करूंगा तो मैं ये सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ अच्छे से आप एक एक टर्मिनोलॉजी अच्छे से एग्जांपल देके बताऊंगा। अब है इसकी जो रिपोर्ट आती है वो देख लेते हैं। व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, सामुद्रिक परिवहन समीक्षा, रिव्यू ऑफ मेरिटिलियन
ट्रांसपोर्ट, ये एक ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, शायद ये फंसा दे कि ये जो है कौन करता है, मतलब ये रिपोर्ट कौन निकालता है। हालांकि आप एक स्क्रीनशॉट लेके या अगर आप कहीं लिखते हो तो इसको आप अपना ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब है रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नजर देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की मजबूत करना चाहिए, यानी सभी को आपस में केंद्रीय और निजी बैंक जो उनको अच्छा कार्य करना चाहिए, यही कहना चाह रहा है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सभी को वैतनिक वेतन अच्छे मिलने चाहिए, ये बात कर रहा है। एनर्जी ट्रांसमीटर एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सभी के बीच एनर्जी का से प्रौद्योगिकी विकास होगा, सब कुछ होना चाहता है, यही वो कहना चाह रहा है एनर्जी को लेकर। और व्यापक व्यापार विनिमय ने सभी के लिए समान व्यापार, सभी के साथ ट्रेड अच्छी हो, सभी देशों के बीच अच्छे संतुलन बनाए रखने से ट्रेड बढ़ेगा। और डेटा सर्विसिंग और वित्तीय अवसंरचना में सुधार, मतलब कि जो डेटा का सुधार है तो करना चाहिए, तो डेटा का सभी के लिए उपलब्ध कराने चाहिए, तो यही वो बात करना चाह रहा है। ये सब बहुत मुश्किल है, पूछा जाता है प्रीलिम्स में, खास कर करने में, कि ये पोर्शन जो होता है आपका मेन से रिलेटेड हो जाता है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली यानी एनबीएफसी को भी पीसीए, यानी कि जो पीसीए पर्यवेक्षक मानदंड के दायरे में लाएगी। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, यानी कि पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है, फ्रेमवर्क का उद्देश्य सही समय पर पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना है। इसके तहत पर्यवेक्षित संस्थाओं को समय पर सुधार संबंधित उपायों को शुरू और लागू करने होते हैं ताकि उन्हें वित्तीय संकट से बचाया जा सके। एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क 14 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। तब से फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाती रही है। नई समीक्षा के तहत 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी यानी बेस लेयर को छोड़कर को भी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। इस एनबीएफसी का यह फ्रेमवर्क 31 मार्च 2024 तक या उसके बाद तक की जा चुकी वाली वित्तीय लेखा परीक्षा के आधार पर लागू होगा। बेस लेयर या उन एनबीएफसी को वर्गीकृत किया गया है जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं, जमा स्वीकार नहीं करती जो एनबीएफसी, उनको ये लिया गया है। जिन और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 1,000 करोड़ रुपए। बेस लेयर के अतिरिक्त अन्य 3 लेयर हैं, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। एनबीएफसी सरकारी एनबीएफसी में शामिल है पीएफसी, आरईसी, आईआरसीएफ, आईआरएफसी, आईएफसीआई इत्यादि। एनबीएफसी को पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में लाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। वित्तीय स्थिति वित्तीय स्थिति से कई एनबीएफसी का आकार काफी बढ़ गया है। वित्तीय प्रणालियों के अन्य घटकों के साथ इनके जुड़ जाने के कारण ये अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। सुधारात्मक कार्रवाई क्या देखा जाए? गवर्नेंस, पूंजी लाभप्रदता और व्यवसाय से संबंधित विवेकाधीन कार्रवाई। लाभांश वितरण, लाभ प्रेषण पर प्रतिबंध, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध है। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विलफुल डिफॉल्टर और लार्ज डिफॉल्टर के साथ व्यवहार कैसा है, ये देख लेते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इस प्रकार के संस्थान अब उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर की परिभाषा का विस्तार करती हैं और उनकी पहचान प्रक्रिया में सुधार करती हैं। दिशा निर्देश से संबंधित बिंदु किन पर लागू होगा? बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो कंपनियां होती हैं एनबीएफसी,
सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय बैंक तथा नाबार्ड, सिडबी, एग्जिट बैंक, एनएचबी बैंक और एनएबीएफआईडी जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी विनियमित होंगी। परिभाषा क्या है? विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा उधारकर्ता या गारंटर होता है जो ऋण चुकाने की में सक्षम होने के बावजूद भी ऋण की अदायगी नहीं करता है। इसके तहत न्यूनतम बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिन जो जो उधार लिए हैं बैंक को या किसी भी संस्था से, उसको चुकाने में तो सक्षम होते हैं लेकिन वो चुकाते नहीं, वो विलफुल डिफॉल्टर कहलाते हैं। और इनकी जो न्यूनतम बकाया राशि होनी चाहिए वो 25 लाख होनी चाहिए। लार्ज डिफॉल्टर वह होते हैं जिनकी डिफॉल्टर राशि 1 करोड़ से अधिक हो। विलफुल डिफॉल्टर में कौन आएंगे? 25 लाख तक के। लार्ज में कितने में आएंगे? वो 1 करोड़ से अधिक के में आएंगे। अब देखेंगे विलफुल डिफॉल्टर की समीक्षा एवं अंतिम निर्णय। इसी खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 6 महीने के भीतर पहले इसके लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यानी कि अब इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा कितनी है? वह है 6 महीने की समय सीमा है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहचान या प्रक्रिया। पहचान समिति एक पहचान समिति द्वारा समीक्षा की जाने के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके बाद विलफुल डिफॉल्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। समीक्षा समीक्षा समिति यह समिति विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण के लिए पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी। अन्य प्रावधान क्या है? विलफुल डिफॉल्टर को कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं दी जा सकती। यह रोक विलफुल डिफॉल्टर की सूची से हटने के बाद 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। ऋणदाता ऋणदाता कुल देनदारी के खिलाफ कार्यवाही पूरी किए बिना भी गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। अब छठवां टॉपिक है कार्ड ऑन फाइल टोकन लाइसेंस लाइजेंस मतलब तो टोकनलाइजेशन, ये कहना चाह रहा है, टोकनलाइजेशन कहा जाता है। कार्ड एंड फाइल टोकनलाइजेशन ये कहना चाह रहा है। आरबीआई ने कार्ड ऑन कार्ड ऑन फाइल टोकनलाइजेशन के लिए नए नए चैनल प्रस्तुत किए हैं। टोकनलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग कार्ड का पूरा कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक टोकन या कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर हम लोग को कहीं पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग या कहीं पास भी जब हमें उससे पेमेंट करना रहती पैसा, तो हम पूरा का पूरा कार्ड डिटेल भरते थे। कार्ड डिटेल में क्या होता है? कार्ड डिटेल में होता है कार्ड के 16 अंक होते हैं, 4 4 डिजिट के। फिर होता है एक्सपायरी होता है कि कार्ड कब एक्सपायरी हो रहा है। फिर पीछे एक वीपीआई नंबर दिया रहता है। इस तरह 3 4 5 कभी कभी किसी जो भी हो वो कार्ड के डिटेल होते हैं उसको भरते हैं। लेकिन कहना ये चाह रहा है अब टोकनाइजेशन जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि हमारे पास एक टोकन होगा या एक कोड होगा, पूरे कार्ड का एक कोड होगा। हम उससे कोड को डालेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सारी प्रक्रिया भर जाएगी। तो मान लीजिए हमारा कोड आ गया 29 हमारा कोड है। तो 29 में हम क्या करेंगे? हमें कहीं पर भी पूरा फिल करना है पूरा, वो सिर्फ 29 डालेंगे। इस 29 के अंतर्गत हमारा कार्ड डिटेल एक्सपायरी सब कुछ इसमें दिया होगा, तो हमारा काम चल जाएगा। तो जो इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है वो खत्म हो जाएगी टोकनाइजेशन से। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। इसके जरिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन व्यू यानी कि सीवीवी, यही जो पीछे दिया रहता है, जैसी संवेदनशील जानकारी उजागर किए बिना सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। वर्ष 2022 से लागू है।
कब से लागू है? वर्ष 2022 से लागू। वर्तमान में एक COFT टोकन केवल मर्चेंट के या वेब पेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। अब COFT टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस नए कदम का उद्देश्य प्रत्येक ऐप पर टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को खत्म करने के साथ-साथ ट्रांजैक्शन संबंधित सुरक्षाओं में वृद्धि करना है। इससे कार्ड के इससे कार्ड के डेटा से संबंधित धोखाधड़ी भी कम होगी। इसका एक आपको मैं रचनात्मक या तो एक ऐसे मतलब समझ लीजिए वो बताता हूँ कि आप की एक उदाहरण बताता हूँ। आप पहले जब कहीं पर पेमेंट करने जाते थे, तो पेमेंट में क्या होता था? पेमेंट में आपको कार्ड स्वैप करना, फिर पासवर्ड डालना सब कुछ होता था। अब क्या होगा? अब आप दुकानों पे जाएँगे, यहाँ के पेट्रोल पंप पे कहीं भी जाएँगे, क्या करते हैं? आप अमाउंट डालते हैं, कितना अमाउंट पेमेंट करना और क्यूआर कोड स्कैन करा देते हैं। ये कुछ पैसे ही हम सीधा क्यूआर कोड डालते हैं, वो कोई भी कार्ड डिटेल नहीं डालनी, क्यूआर कोड स्कैन किया, पैसा ट्रांज़ैक्शन हो गया। ये उसी तरह की बातें हैं। अब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की जो 52 बैठक हुई है, उसके बारे में बात की जा रही है। परिषद द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें: जिला खनिज परिस्थान न्यास जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास एक तरह की सरकारी प्राधिकारी है और उन्हीं को जीएसटी से छूट छूट के लिए पात्र हैं। शीरे शीरे जो होता है पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई। इसमें चीनी मिल गन्ना किसानों को त्वरित भुगतान कर सकेगी। मानव उपभोग मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त मदिरा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिक अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की गई है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उच्च सांद्रता वाला अल्कोहल है। यह फर्मेंटेशन पर्यूसेशन पर्फिकेशन टाइलेटेरियस साबुन मंजन इत्यादि के लिए एक प्रमुख घटक है। यानी एक घटक है जो अल्कोहल के लिए महत्वपूर्ण घटक है। जीएसटी एटी के सदस्यों के लिए की योग्यता निम्नलिखित को सुनिश्चित करने वाले जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों को अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करना होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए तथा उनका कार्यकाल क्रमशः 70 वर्ष या 67 वर्ष तक होना चाहिए। जीएसटी परिषद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79A के उपबंध के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यह कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, स्टैट्यूटरी नहीं है। याद रखिएगा ये एक संवैधानिक निकाय है। इस आर्टिकल में है 279A में है। अनुच्छेद 289 ए को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। संविधान नंबर भी याद रखना है कि 101। जब हम किसी को पैसा देते हैं ना, शुभ शगुन देते हैं, 101 201 ऐसे तो याद रखिएगा 101। जीएसटी एक पैसे के लिए था तो 101 संविधान संशोधन 2016 किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है? ये आर्टिकल 279A संवैधानिक निकाय है और ये संविधान आर्टिकल, बस ये याद रखना है। कभी कभी प्रश्नों में ऐसा होता है कि लाइन लिख देते 101वां संविधान संशोधन 2017 इस तरह के लिख देते हैं। कभी कभी एग्जाम में यूपीएससी में खास करके चेंजेस कर देते हैं और स्टेट परीक्षाओं में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ना लिखें, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राज्य प्रभारी होते हैं। वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। कार्य क्या होता है? जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करना, मतदाता के माध्यम से निर्णय लेना, निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है। जीएसटी अपीली प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी अपीली प्राधिकरण केंद्र जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है? ये वैधानिक निकाय है। यह जीएसटी कानूनों के तहत अपील का दूसरा मंच है और केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। पहले स्तर पर अपील प्राधिकरण है। यह अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनवाई करेगा। अब है उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $600 बिलियन के भारत जापान कोष की स्थापना के लिए जापान बैंक और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ सहयोग किया है। इस कोष में यानी कि जी इस कोष में JBIC और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे। एक एंकर निवेशक किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लग रहा है कि एंकर निवेशक कौन होते हैं। तो एंकर निवेशक कौन होते हैं? एंकर निवेशक वो होते हैं जो फंड में, कोई फंड इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक जो होता है। मैं एक और कलर से इसको डार्क कर दे रहा हूँ। पहला निवेशक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा वो करते हैं। पहला निवेशक नए फंड में, पुराने फंड में नहीं, नए फंड में पहला निवेशक लगाने वाला वो एंकर निवेशक कहलाता है। नेशनल नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में देख लेते हैं। इसे भारत सरकार इसे भारत सरकार ने स्थापित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेशक प्लेटफॉर्म है। NIIF प्लेटफॉर्म के तहत सरकार ने 3 फंड स्थापित किए हैं। पहला फंड आप देखेंगे वो है मास्टर फंड, दूसरा है फंड ऑफ फंड्स और तीसरा है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। NIIF का उद्देश्य मुख्य तौर पर इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विभिन्न पक्षों में निवेश करना है। अब है इरडा ने बीमा वाहक दिशा निर्देश। इरडा ने जो क्या दिया है वो बीमा वाहक जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य ऐसे महिला केंद्रित वितरित चैनल स्थापित करना है जो प्रत्येक गांव में बीमा समावेशन और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका उद्देश्य देश में हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है। बीमा वाहकों के कम बीमा वाहकों ने काम का दायरा गांव की बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा प्रपोजल फॉर्म भरने, ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, बीमा पॉलिसी जारी करने आदि तक होने की संभावना है। यह इरडा की सभी यह इरडा की सभी के लिए बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति का एक हिस्सा है। अब 10वां टॉपिक देखते हैं। क्रिटिकल और सामरिक खनिज। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 क्रिटिकल और सामरिक खनिज लिथियम लिथियम नाइबोबियम लिथियम नाइबोबियम तथा दुर्लभ भूतत्व के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को
मंजूरी दी है। तीन खनिज के नाम देख लेते हैं फिर से। तीन खनिज के नाम कौन है? वो है लिथियम, नाइट्रोबियम और दुर्लभ तत्व। ये जो इनके लिए रॉयल्टी जारी की गई है, ये कहना चाह रहा है। तीन तत्वों का नाम रखिए बस। क्रिटिकल खनिजों को किसी देश की आर्थिक विकास और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई खनिज क्रिटिकल खनिज है या नहीं, इसका मापन दो मापदंडों जैसे आर्थिक महत्व और आपूर्ति संबंधित जोखिम से किया जाता है। रॉयल्टी दरों को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार देश में पहली बार इन क्रिटिकल खनिजों के खनन हेतु बॉक्सेस की नीलामी कर सकेगी। देश की संपदा पर सरकार का संप्रभु स्वामित्व होता है, इसलिए खनन करने वाली कंपनी को खनिज पदार्थों का खनन करने के बदले सरकार को निर्धारित दरों पर आर्थिक भुगतान करना होता है। इस आर्थिक भुगतान को ही रॉयल्टी कहते हैं। खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी सूची खनिजों की रॉयल्टी दरों से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है, जो ये है अधिनियम कब का है? 1957 का ये अधिनियम है। मैं इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ। यदि किसी खनिज के लिए रॉयल्टी दर नहीं की गई हो तो रॉयल्टी दर उसके औसत बिक्री मूल्य का 12% होती है। लिथियम, नाइट्रोबियम और दुर्लभ तत्व के लिए क्रमशः लिथियम के लिए 3%, नाइट्रोबियम बियम के लिए 3% और दुर्लभ तत्व के लिए 1% रॉयल्टी दर निर्धारित की गई है। वर्तमान में भारत की खनिज रॉयल्टी दरें दुनिया में सबसे अधिक है। इससे इन खनन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावी होती है और खनिज और खनन करने वाली कंपनियों की आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। महत्व क्या है? खनिज के लिए रॉयल्टी दरों को वैश्विक स्तर के अनुरूप लाने से खनन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कम रॉयल्टी दर रखने से भारत में खनिज की खोज करने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से तैयार होने वाली समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी। इस दिशा में की गई पहले क्या है? जो 2023 में MMRDA ने के संशोधन करके 6 खनिजों को इस सूची में हटा दिया गया है। अब दूसरा क्या है? आप देखेंगे महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति के लिए खनिज विदेश विदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक सरकारी संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई है। अब आप देखेंगे तीसरा क्या है? 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के लिए खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। अब 11वां पॉइंट देखने जाएंगे हम। देखते हैं टोटल कितने पेज हैं इसमें। ज्यादा पेज नहीं है, 2 पेज बचे हुए हैं। उनको हम जल्दी से खत्म करेंगे, थोड़ा तेज खत्म करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। इंडियन स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISCACA एक का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है। ISCAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारकों को मान्यता देता है जिसका पुरस्कार करता है जो 100 स्मार्ट सिटी के तहत सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही समावेशी, न्यायसंगत, स्वास्थ्य और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। ISCAC ने 2018, 19 और 20 में 3 संस्करण हो चुके हैं। शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी इंदौर, सूरत और आगरा है। शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़ है। अब पर्यटन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप। G20 की दिल्ली घोषणा पत्र ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप
के महत्व को रेखांकित किया है। इस रोडमैप में पर्यटन ने 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है: हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास पर्यटन और गंतव्य प्रबंधन दिया है। दिल्ली घोषणा पत्र में ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की उल्लेख की गई है। यह पहल सभी पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय को ऐसे सरल करने के लिए प्रेरित करती है जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्यक्रम के लिए विशेष महत्व है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से जी 20 पर्यटन और एसडीजी डैशबोर्ड शुरू किया है। इस डैशबोर्ड एक वैश्विक एक वैश्विक एक वैश्विक रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यह रिपॉजिटरी जी 20 देशों के संधारणीय पर्यटन प्रणाली एवं नीतियों के सर्वोत्तम उदाहरण और केस स्टडी को प्रदर्शित करेगा। 13वां देखते हैं, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट की योजना बनाई जा रही है, वो देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने RODTEP समर्थकों को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को समृद्ध शुल्क एवं करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं किया है। इस समृद्ध शुल्क करों से करों में शामिल है स्थानीय करों, कोयला उपकर, मंडी आदि। यह योजना वैश्विक स्तर पर स्वीकृति एवं सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही निर्यात किए गए उत्पादों पे लगने वाले करों और शुल्कों पर या तो छूट दी जानी चाहिए या उन्हें निर्यातकों को वापस कर देना चाहिए। विश्व व्यापार संगठनों ने के नियमों के अनुरूप है इसे एंड टू एंड आईटी परिवेश पर लागू किया जा रहा है। अब है स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। जब प्रमाण पत्र आईटी प्रणाली द्वारा जारी किए जाएगा। अब प्रमाण पत्र कहाँ आईटी प्रणाली द्वारा जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र वाणिज्य जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध पर्ण पर्ण निर्यात पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा तथा अन्य जोखिम मानदंडों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेटस होल्डर ऐसे बिजनेस लीडर होते हैं स्टेटस होल्डर ऐसे बिजनेस लीडर होते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेशी व्यापार में अधिक योगदान किया है। प्रमाण पत्र का महत्व देख ले कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, कस्टम क्लियरेंस की प्राथमिकता मिलेगी और कर छूट प्राप्त होगा। प्रोजेक्ट मेरियाना देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेरियाना को तीन पीआईएस इनोवेशन हब केंद्र में संयुक्त रूप से विकसित किया था। इसमें शामिल थे दस द सिल्फ सिंगापुर और यूरो सिस्टम हब सेंटर। इसका बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरिंग अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और सिल्फ नेशनल बैंक के साथ विकास किया गया था। इस परियोजना ने वित्तीय संस्थाओं के बीच होलसेल केंद्र बैंक डिजिटल मुद्राएं की सीमाओं पर सीमा पर व्यापार और निपटान का परीक्षण किया है। इसके लिए इसने इसने ने पब्लिक ब्लॉकचेन पर एक नई विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रौद्योगिकी अवधारणाओं का उपयोग किया है। होलसेल का तात्पर्य केंद्रीय बैंक भंडारण और अंतर बैंक हस्तांतरण और संबंधित होलसेल लेनदेन से निपटान से है। वैश्विक नवाचार सूचकांक देख लेते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक पर बरकरार रही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन उत्पत्ति या संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य एक संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली का विकास करना। सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ है। संगठनात्मक संरचना महासभा और समन्वय समिति। प्रमुख सिफारिशें औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998। साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बॉर्न कन्वेंशन 1928। पेटेंट सहयोग संधि 1998। भारत इन तीनों संधियों का पक्षकार है। बस खत्म होने वाला एक पेज और वो देख लेते हैं। जीआईआई जीआईआई विश्व की सरकारों के लिए अपने अपने देशों में सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले नवाचार आधारित बदलाव का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय तरीका है। इसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल और संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित करते हैं। नवाचार को अपनाने के मापदंड इसमें शामिल है संस्थान, मानव पूंजी एवं अनुसंधान और संरचना, बाजार का परिष्करण, ऋण ऋण और निवेश, व्यवसाय की परिकल्पना, परिष्करण, ज्ञान आधारित कार्मिक नवाचार, संपर्क, ज्ञान ग्रहण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट है, यानी ज्ञान सृजन, ज्ञान प्रभाव, ज्ञान प्रसार और रचनात्मक आउटपुट है। अब सूचकांक के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष जीआईआई में पहले स्थान पर, यानी स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा नवाचार से रिलेटेड चीजें होती हैं। वैश्विक स्तर पर मजबूत तकनीकी प्रगति हुई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमेशन जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी तेजी आई है। भारत में नवाचार की स्थिति। भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में अग्रणी देश है और स्थिर बना हुआ है। भारत ने लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान बनाया है। शोध प्रकाशन आउटपुट के मामले में भारत ने 2022 में चौथी रैंक, यूनाइटेड किंगडम ने पांचवी को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी तीसरे से केवल एक रैंक पीछे है। शीर्ष 100 टेक्नोलॉजी का क्लस्टर में भारत में 4 क्लस्टर शामिल हैं। ये हैं बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। मल्टीलेटर डेवलपमेंट बैंक्स देख लेते हैं। जी 20 विशेष समूह ने बिगर बोल्ड बेटर मल्टीलेटर डेवलपमेंट बैंक की से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट को मोरक्को के मार्राकेश में आयोजित जी 20 वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। इस बैठक में स्वतंत्र विशेष समूह ने अपनी रिपोर्ट का दूसरा भाग प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट बिगर, बोल्डर और बेटर की थीम पर बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार पर केंद्रित है। अब देख लेते हैं आगे। इससे पहले रिपोर्ट के प्रथम भाग प्रस्तुत किया गया था। इसे 2023 तक एमडीबी के वार्षिक ऋण स्तर को 3 गुना बढ़ाकर $390 मिलियन करने की बात की गई है। एमडीबी में वित्तीय संस्था होती हैं जिनकी स्थापना विश्व के कई देश मिलकर करते हैं। ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शामिल होती हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य है बेटर वुड संगठन, एशियाई विकास बैंक आदि। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश देख लेते बेटर क्या है ये देख लेते हैं। इसके लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संबंधों में बाह्य वित्तीय पोषण अंतराल से जुड़ी मुख्य समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जलवायु कार्रवाई के गैर रियायती ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यक्रम के साथ साथ एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। अब बिगर क्या है? जोखिम हाँ, जोखिम के बचने की प्रवृत्ति के बजाय सूचित जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर निजी वित्त को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के लिए अधिक से अधिक दान देने की प्रतिबद्धता प्रकट की जानी चाहिए। सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करते हुए वित्तीय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए एक ग्लोबल चैलेंजिंग फंडिंग मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए। अब बोल्डर क्या है देख लेते हैं।
कैस्केड सिद्धांत को अपनाना। इसका तात्पर्य यह है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ऋण प्रदान करने से बचते हैं, वहां निजी बैंक वित्त का प्रबंधन करना चाहिए। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी को सशक्त बनाना चाहिए। अब उभरते बाजार और बॉन्ड सूचकांक के बारे में है। जेपी मॉर्गन जून 2024 में भारत सरकार ने बॉन्ड को अपने बेंचमार्क यानी कि ईएमबीआई से जोड़ा। ईएमबीआई उन अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड के कुल रिटर्न प्रदर्शन को मापने के लिए एक बेंचमार्क सूचकांक है जो विशिष्ट तरल और संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। पीएमबीआई में शामिल होने वाले निम्नलिखित संभावित परिणाम हो सकते हैं। देश की संप्रभु उधार लागत में कमी हो सकती है। चालू खाते घाटे के वित्त पोषण में मदद मिल सकती है। घरेलू वित्तदाताओं के लिए अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने हेतु तरलता प्राप्त हो सकती है। रुपए की मांग में वृद्धि हो सकती है और इसके मूल्यों को समर्थन मिल सकता है आदि। इस तरह हमने इकोनॉमिक्स के सेंसर जो सेक्शन था उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हमें लग रहा है नेक्स्ट में हमें ये देखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया सांस्कृतिक नहीं। अब हमें लग रहा है कल्चर, जो हमारे सांस्कृतिक पार्ट से आता है, ये हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चर कंप्लीट करेंगे। बाकी हमने और धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक मुद्दे हो गए हैं, पर्यावरण हो चुका है, और इकोनॉमिक्स हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बचे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम सोच रहे हैं पहले कर ले, नहीं पहले शॉर्ट है ये, तो कल्चर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। कल्चर पढ़ लेते हैं और सोचियो मेरी योजना कंप्लीट करने के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कल्चर। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, आपको सुझाव देना तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद।